अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुशामदीद। चची ने घर में ज़नाना कपड़ों की दुकान खोल रखी थी। मोहल्ले की सब औरतें चाची से खरीदारी करती, लेकिन जब एक टोपी बुरके वाली औरत आती तो चाची अंदर से कुंडी लगा लेती। एक रोज़ जब टोपी बुरके वाली औरत आई तो मैंने पीछे से उसका बुरका खींच दिया। फिर उस रात चाची की जगह मैं रोज़ अपनी चची से पूछती कि मेरी माँ कहाँ है, लेकिन चची आगे से कहती कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। मैं हैरान होती और सोचती कि भला बिना माँ के कोई दुनिया में कैसे आ सकता है। लेकिन चची का हमेशा एक ही जवाब होता कि तुम्हारी कोई माँ न पहले कभी थी और न अब है और ना ही कभी होगी। तुम बिना माँ के पैदा हुई हो। इस बात ने मुझे बचपन से परेशान कर रखा था। मेरी माँ क्यों नहीं है और मैं बिना माँ के कैसे पैदा हो गई? पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था और ना ही चची कुछ बताती थी। घर में हमारे अलावा और कोई था भी नहीं। बचपन से मैंने चची को अकेले देखा था। सिर्फ मैं चची के साथ रहती थी और चची क्या करती थीं, कैसे अपना और मेरा पेट पालती थीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अक्सर सोचती थी कि चची के पास पैसे कहाँ से आते हैं जिससे घर का खर्चा चलता है, क्योंकि चची कहीं भी काम करने नहीं जाती थीं। चची ने मुझे कभी स्कूल भी नहीं जाने दिया। मैं घर की खिड़की से बाहर स्कूल जाते बच्चों को हसरत से देखती थी। मैंने जब होश संभाला तो चची को अम्मी बुलाना शुरू कर दिया था। चची ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी चची हूँ और तुम्हारी कोई माँ नहीं है। बस उस दिन के बाद से आज तक मैंने माँ लफ्ज किसी को भी नहीं कहा। जब मैं बच्चों को स्कूल जाते देखती तो चची से कहती कि मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन चची साफ साफ मना कर देती और कहती कि तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे मैं कोई लंबे बालों वाली शहजादी हूँ जिसे चची ने इस घर में कैद किया हुआ है, और मैं अक्सर सोचती थी कि कोई शहजादा मुझे बचाने आएगा और इस कैद से रिहाई दिलवाएगा, पर कोई भी नहीं आया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने घर से भागने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि चची मुझे कहीं से अगवा करके लाई हैं। लेकिन मैं पकड़ी गई और फिर मुझे चची ने इतना मारा कि आज तक मेरे जिस्म पर निशान है, और सजा के तौर पर 3 दिन मुझे भूखा रखा। अब तो ऐसी हालत है कि दरवाजा खुला भी हो तो मैं भी भागने की कोशिश नहीं करती। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई। फिर चची ने छत के ऊपर जो कमरा था वहां दुकान बना ली, जहां उन्होंने ज़नाना चीजें रखी हुई थीं। औरतों को बाजार जाना नहीं पड़ता था। वो चची के पास ही आ जाती और यहीं से सामान ले जाती। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाहर के लोगों को देखना शुरू किया था। मोहल्ले की औरतें अक्सर चची से पूछती कि ये लड़की तुम्हारी है, तो चची कहती कि नहीं, मेरी मरहुमा बहन की बेटी है, वो इसे पैदा करते ही मर गई थी। जबकि मैं चची से पूछती तो वो मुझे कहती कि तुम्हारी माँ है ही नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मुझे इस घर से नफरत होने लगी थी। मैं कहीं भाग जाना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं भागने का सोचती तो मुझे बचपन की वो मार याद आ जाती और मैं डर कर दुबक जाती। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने इस घर में मजीद नहीं रहना। चुनाचे मैंने चची पर नजर रखना शुरू कर दी कि चची किस टाइम सोती हैं और चची की नींद कितनी पक्की है, वो किस शोर पर उठ जाती हैं। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आराम से घर से भाग सकूं, बचपन की तरह पकड़ी न जाऊं। इस दौरान मैंने नोट किया कि एक औरत रोज चची की दुकान पर आती थी। वो टोपी वाला बुर्का पहनती थी और उसके आते ही चची उसे ऊपर ले जाती और जाकर कमरे की कुंडी लगा लेती और मुझे सख्ती से ताकीद करती कि कोई आए तो कहना अभी दुकान बंद है। जब तक वो औरत दुकान में रहती, चची किसी और ग्राहक को आने की इजाजत नहीं देती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि चची की मोहल्ले की औरतों से ज्यादा बोलचाल नहीं थी और ना ही चची की कोई सहेली थी। फिर वो औरत कौन थी जिसके आते ही चची दुकान की कुंडी लगा लेती? और वो औरत रोज आती थी। अब मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर वो औरत थी कौन जो रोज आती थी। आजकल मेरे दिमाग में बस दो बातें घूम रही थीं। एक तो घर से भागने वाली, और दूसरी इस औरत को देखना चाहती थी
जो टोपी वाला बुर्का पहनती थी। जैसे ही दोपहर हुई तो मैं इंतजार करने लगी कि कब वो औरत आए और मैं उसे बहाने से देख लूं। कुछ ही देर बाद वो औरत आ गई और मैंने सोचा कि पानी देने के बहाने ऊपर जाऊंगी और उस औरत का चेहरा देख लूंगी। लेकिन मेरा दिल भी डर रहा था क्योंकि मैं पहली बार ऊपर जाने लगी थी। अभी उसे ऊपर गए 10 मिनट ही गुजरे थे और मैं जानती थी कि वो औरत 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाली थी। चुनाचे मैंने पानी का गिलास थामा और कांपती टांगों के साथ ऊपर चली गई। मैंने दुकान के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। अंदर से मुझे चची की आवाज आ रही थी, जो यकीनन उस औरत से कह रही थी कि जुबैदा, मुझे डर लगता है, अगर तुम्हारे ससुराल को पता चल गया तो क्या होगा। फिर उस औरत ने कहा कि नहीं पता चलेगा, बस एक रात की तो बात है। और तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया और मैं फटाफट सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। अब मैं इंतजार में थी कि कब वो औरत नीचे आए और मैं अपने प्लान के मुताबिक उसका चेहरा देख सकूं। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो औरत नीचे आ गई। मैं उसके इंतजार में दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, मैंने पीछे से उसका टोपी वाला बुर्का खींच दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। बुर्का उसके ऊपर से उतरकर नीचे गिर गया। जैसे ही मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई। वो तो मेरी चची थी। वो मुझे देखकर सटपटा गई और फौरन बुर्का उठाकर पहन लिया। इसके बाद वो तेजी से बाहर निकल गई, जबकि पीछे मैं साकित रह गई थी, क्योंकि मेरी चची तो ऊपर थी, लेकिन अभी जो औरत गई थी वो हूबहू मेरी चची जैसी थी। मेरा दिमाग घूम गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वो औरत मेरी चची थी तो ऊपर कमरे में कौन थी, और अगर वो मेरी चची नहीं थी तो फिर उसकी शक्ल चची से क्यों मिलती थी। या खुदाया, मैं क्या करूं। मेरा दिमाग फटने को था। मैं बेचैनी से इधर उधर सहन में टहलने लगी और ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी कि आज रात मैंने घर से भागने का प्लान बनाया था। थोड़ी ही देर गुजरी कि चची नीचे आ गईं। उन्हें देखकर मुझे मजीद हैरत हुई। वही शक्ल, वही कपड़े जो चची ने सुबह पहन रखे थे, तो फिर वो कौन थी। मेरा सर चकरा गया। चची ने आते ही पूछा, तुम ठीक हो क्या? मुझे हैरत हुई क्योंकि चची ने पहले कभी मुझसे हाल नहीं पूछा था। शायद उन्होंने मेरे चेहरे की परेशानी भांप ली थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे प्यार से देखने लगी, यूं जैसे बरसों बाद मुझे देखा हो। मुझे शदीद उलझन हो रही थी। हिम्मत भी नहीं थी कि चची से उस औरत के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि चची ने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था। इसके बाद चची किचन में चली गई और मैं उलझे जहन के साथ अपने कमरे में वापस आ गई और अब सोच रही थी कि घर से भाग जाऊं या उस औरत का पता लगाऊं जिसकी शक्ल चची से मिलती थी। कुछ देर बाद चची वापस आई और मुझसे पूछा कि आज क्या पकाऊं। मैं हैरत से चची को देखने लगी, क्योंकि जिंदगी के 17 सालों में ये पहली बार हुआ था जब चची ने मुझसे पूछा था कि क्या पकाना है, वरना चची ने कभी मुझसे मेरी पसंद नहीं पूछी। हमेशा अपनी मर्जी से खाना बनाया और मुझे वही खाना पड़ा। मैंने चची से कहा, जो आपका दिल करता है पका लें। चची मेरे पास आई और मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम बताओ, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। मैं तो हैरत से बेहोश होने वाली हो गई थी। जाने क्यों आज मुझे भी चची की जानिब अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। शायद ये इसलिए था कि मैं आज घर से भागने वाली थी और मैं कभी चची से दोबारा नहीं मिलती। मैं चची के गले लग गई। उन्होंने भी मुझे खुद में भींच लिया। इसके बाद चची ने मेरी पसंद का खाना बनाया और हमने खूब अच्छे माहौल में खाना खाया। जब सोने की बारी आई तो चची ने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद चची ने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। चची ने कहा कि मैं तुम्हारी चची नहीं बल्कि तुम्हारी माँ हूँ, और वो औरत जो आज गई है वो तुम्हारी चची थी। वो मेरा रूप लेकर गई है। मैं तो हैरत से फटी निगाहें लिए अपनी माँ को देख रही थी। मुझे अब एहसास हुआ था कि चची किस कदर सख्त मिजाज खातून थी और ये मेरी माँ
ये तो बहुत नरम मिजाज औरत थी। मुझे अब समझ आया कि उन्होंने मेरी पसंद का खाना क्यों बनाया था। मैं अपनी माँ के गले लग गई और खूब रोई और माँ को बताया कि चची ने मुझे कभी आपसे मिलने नहीं दिया। वो तो यही कहती थीं कि तुम्हारी कोई माँ नहीं। इस पर माँ ने बताया कि वो तुम्हारी चची नहीं, बल्कि तुम्हारी खाला है और मेरी जुड़वा बहन है। अब मुझे समझ आया था कि माँ और चची की शक्ल इतनी क्यों मिलती थी। इसके बाद मैंने माँ से पूछा कि इतना अरसा आप कहाँ थीं? पता है चची ने मुझ पर कितने जुल्म किए? मैं रोते हुए उन्हें सब बता रही थी। इस पर माँ ने कहा कि मैंने ही तुम्हें खुद से दूर किया था, और क्यों किया था ये भी नहीं बता सकती। बस ये जान लो कि तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। इसके बाद मैंने माँ को बताया कि मैं यहाँ से भागने वाली थी। इस पर माँ ने कहा कि तुम ऐसी गलती मत करना, मैं खुद तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने माँ से खूब बातें की। अगले दिन चची वापस आ गई। माँ और चची ऊपर दुकान में चली गईं। कुछ देर बाद माँ नीचे आई और मुझे कहा कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी चची को बेहोश करके आई हूँ, वरना वो तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देगी। मैं जल्दी जल्दी माँ के साथ बाहर निकल आई। बाहर गाड़ी खड़ी थी। माँ ने मुझे खामोश रहने का कहा था। वो गाड़ी हमें लेकर एक पुरानी हवेली में चली आई। जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। हवेली में मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं। उसने माँ को देखते ही कहा, शाबाश फरीदा, आखिर तुम लड़की को ले ही आई। इस पर माँ ने कहकहा लगाया और कहा, आपने इतने पैसे देने का कहा था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। ये सुनकर मेरा तो दिल रुक गया, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं, मेरी चची थी। यानी चची मुझे धोखे से यहाँ ले आई थी। मैंने भागना चाहा, पर मुझे उन्होंने पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, बल्कि मेरा दादा था, जो मुझे मारना चाहता था। दरअसल मेरी अम्मी की शादी जिस गांव में हुई, वहां के लोग तबाहम परस्त थे। हर 17 साल बाद गांव में अजीब से वाकयात होते और गांव वाले एक खास खसूसियात वाली लड़की की कुर्बानी देते, जिससे गांव में सब ठीक हो जाता, फसलें हरी भरी हो जाती, लोगों को रोजगार मिलने लगता। जाने कितने सालों से ये सब चल रहा था और फिर मैं पैदा हुई। मेरी तारीख पैदाइश और मेरी बाजू पर वो पैदाइशी निशान इस बात की निशानदेही करता था कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी 17 साल बाद कुर्बानी दी जानी थी। जब मेरी माँ को ये पता चला तो उसने मुझे अपनी जुड़वा बहन को सौंप दिया और मुझे शहर से दूर भेज दिया। मेरी खाला, जो खुद को मेरी चची कहती थी, उसने मुझे पाला पोसा और अब 17 साल बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। और जब चची उनका रूप लेकर हवेली आई तो हवेली वालों ने उन्हें पहचान लिया। मेरे दादा अबू ने मेरी चची से कहा कि तुम लड़की को ले आओ, हम तुम्हें भी छोड़ देंगे और तुम्हें इतना पैसा देंगे कि सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। और मेरी चची लालच में आ गई। ये सब सुनकर मैं रोने लग गई और चची की मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसके सर पर तो जूं भी नहीं रेंगी। मुझे अपनी माँ याद आ रही थी, जो बेहोश पड़ी थी। मुझे अपनी जिंदगी खत्म होती महसूस हो रही थी। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती थी। मैं रोती रही और जाने कब मेरी आंख लग गई। अचानक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुली तो एक लड़का, जिसने मास्क पहना हुआ था, वो मुझे जंजीरों से आजाद कर रहा था। मुझे उठता देखकर उसने कहा कि जिंदगी प्यारी है तो खामोश रहना। इसके बाद वो खामोशी से मुझे लेकर कमरे से बाहर निकला और हम चुप कर वहां से भागने लगे। अभी हम हवेली के गेट तक पहुंचे थे कि अचानक सारी लाइटें जल उठीं और शोर मच गया कि लड़की भाग रही है। उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, भागो। हम भागते रहे। फिर अचानक मुझे गोली चलने की आवाज आई। इसके बाद मुझे अपनी टांग में जलन महसूस हुई। मुझे टांग में गोली लगी थी और फिर मैं चकराकर गिर गई। मुझे 24 घंटों बाद होश आया था। आंख खुली तो मैंने माँ को खुद पर झुके पाया। उन्हें देखते ही मैं उनके गले लग गई। वो भी रोने लगी। फिर उन्होंने बताया कि वो लड़का पुलिस वाला था, जो पिछले 1 साल से हवेली में मुलाजिम बनकर काम कर रहा था। वो सबूत ढूंढ रहा था ताकि मेरे दादाजी को पकड़ सके, और फिर मैं उसके हाथ लग गई। वो मुझे उनके कब्जे से छुड़ाना चाहता था, लेकिन मुझे गोली लग गई। इसके बाद पुलिस और उनके दरमियान मुकाबला हुआ। दादा और मेरी चची दोनों मारे गए थे।
और उसके साथ ही गांव की वो फरसूदा रस्म भी खत्म हो गई थी जिसमें लड़कियों को मारा जाता था। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं आजाद थी, और सबसे बढ़कर कि मेरी माँ मुझे मिल गई थी। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था।